हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के दूसरे सेट को देखेंगे। इससे पहले हमने इसके सेट 1 को अपलोड किया। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ का भी 2 सेट आपका ऑलरेडी हो चुका है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रुप डी 2021 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पे आपको मैथ और रीजनिंग दोनों ही अरेंज वे में आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यह क्वेश्चन आपका काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से है। त्रिभुज के गणना पे आधारित क्वेश्चन है और त्रिभुज के गणना पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी को हमने एक अलग वीडियो में पढ़ा रखा है। उसका भी लिंक यानी काउंटिंग ऑफ फिगर का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप चाहे तो इस पूरे टॉपिक को भी देख सकते हैं। चलिए हमें खोजना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, काउंट करना है कितने त्रिभुज। चलिए हम लोग सबसे पहले जितने भी हमें त्रिभुज अलग अलग छोटे छोटे नजर आ रहे हैं पहले हम उसको काउंट करते हैं। तो एक तो यह वाला हो गया, यह दूसरा हो गया, यह तीसरा है, यह चौथा है, यह पांचवा है और यह छठा है। 6 तो आपका छोटा छोटा त्रिभुज हो गया। इसके अलावा देख लीजिए एक आपका यह वाला, एक बड़ा त्रिभुज 7 और एक यह वाला भी हो सकता था, बट यह त्रिभुज आपका नहीं बना है। पूरे को मिला के देख लीजिए त्रिभुज क्यों नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे टेढ़ा कर दिया गया। अगर यह पूरा सीधा होता तो यह भी हमारा एक त्रिभुज बन जाता। तो इस कारण से देख लीजिए इसमें कुल कितना त्रिभुज हो जाएगा आपका, कुल मिला के 6 तो छोटा छोटा हो गया और एक यह वाला बड़ा त्रिभुज और बाकी यह जो है वह तो आपका ट्रायंगल बनाया ही नहीं, चूंकि यहाँ पे क्या हो गया है, टेढ़ा हो गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका विकल्प ए हो जाएगा 7। लेकिन इसी आकृति में देख लीजिए अगर इस तरीके से हम फिगर बना दिए होते, इस तरीके से अगर हम फिगर बना दिए होते, अब हम आपसे पूछे कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो छोटा छोटा हो गया और 2 बड़ा त्रिभुज हो गया 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, तो सेम आकृति है, बस यहाँ पे टेढ़ा कर दिया गया जिसके वजह से यह बड़ा वाला पूरा त्रिभुज हमारा फॉर्म नहीं हो पाया। तो अतः इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 7 त्रिभुज हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 100 वर्षों की अवधि में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। देखिए लीप वर्ष तो आपको पता है कैसे पहचानते हैं, जो वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा लग जाए, जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा लग जाए वह लीप वर्ष कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें 1948 का, तो 1948 में अगर आप 4 से भाग करिएगा तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से इसको काट के देख लीजिए, 4 चौके 16, 3 बचेगा, 4 अठे 32, 4 सत्ते 28, पूरा पूरा कट गया। तो जो भी बस 4 से पूरा पूरा कट जाएगा वह लीप वर्ष कहलाएगा। लेकिन शताब्दी के केस में, शताब्दी कौन कौन सा वर्ष होगा, जैसे 100वां वर्ष यह शताब्दी वर्ष हो जाएगा, 200वां वर्ष या शताब्दी वर्ष हो जाएगा, जिसके भी अंत में 00 मिलेगा वह शताब्दी वर्ष हो जाएगा। तो शताब्दी वर्ष में 4 का नियम लागू नहीं होता है, यहाँ पे कितना का नियम लागू होता है, 400 का। तो क्या 100 400 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि 100 हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। क्या 200 400 से कटेगा, 400 को मत काट दीजिएगा, 200 को, 200 को काटिए 400 से, नहीं कटेगा, तो यह भी हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। अगर हम बात करें 2000 का, क्या 2000 400 से कटेगा, 400 से काट के देख लीजिए, 400 पंचे कट जाएगा, यानी कि यह हमारा लीप वर्ष है। तो एक नॉर्मल ईयर अगर 4 से कटता है तो वह लीप वर्ष होगा, लेकिन शताब्दी वर्ष उसको बोलते हैं जिसके अंतिम में 00 होगा। तो एक शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तभी होता है जब वह 400 से कटता है। इतना आप समझ चुके हैं। अगर हम आपसे कहें कि भाई 8 वर्ष में कितना लीप वर्ष होगा, तो 8 में 4 से भाग करिए, 4 दूना 8, 2 लीप वर्ष हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि 13 वर्ष में कितना लीप वर्ष होगा, तो 13 में 4 से भाग करिए, 4 तिया 12, 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ पाए हैं, 3 बार, तो 3 लीप वर्ष हो जाएगा। आगे तो पॉइंट में आ जाएगा। अगर हम आपसे कहें 16 वर्ष में कितना लीप वर्ष, तो 16/4 कितना लीप वर्ष हो जाएगा, 4 लीप वर्ष हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि कौन कौन, तो इस 4 में कौन कौन आया होगा जो 4 से कटेगा, तो पहला 4 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 16 होगा। इसी को तो काउंट किया होगा ना। 16 वर्षों में कुल कितना लीप वर्ष, तो 16/4 यानी कि 4। तो कौन कौन काउंट किया होगा, 4 को, 8 को, 12 को, 16 को, जो भी 4 से कटा होगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे हमें बताना है कि 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष। तो हमें पता है कि 4 साल में 1 लीप वर्ष होता है, तो 100/4 किए, कुल कितना लीप वर्ष आ जाएगा, 25। तो होना चाहिए कितना, 25, बट 25 लीप वर्ष नहीं होता है 100 वर्षों में। 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष होता है, 24। अब बोलोगे कि सर 24 क्यों, ध्यान से इस बात को समझिएगा। इस 25 लीप वर्ष में कौन कौन आया होगा, जो भी 4 से कटा होगा। तो शुरू करिए। 100 वर्ष कहने का मतलब है कि
पहले कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में, तो पहला लीप वर्ष कौन काउंट हो गया होगा इसमें 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12। इसी तरीके से आगे अगर हम बढ़े तो फिर कौन काउंट हुआ होगा 92, फिर काउंट हुआ होगा आपका 92, फिर 96 और फिर कौन काउंट हुआ होगा 100। इस 25 में ना यह सब काउंट हो गया होगा, यहाँ तक में देख लीजिए 23, 24, 25 है ना, 1, 2, 3 इस तरीके से 23, 24, 25 यह सब काउंट हुआ होगा। लेकिन 100वां वर्ष को जो लीप वर्ष के रूप में इसमें काउंट करके 25 कर दिया गया, क्योंकि 100 भी तो 4 से कटा होगा, तो 100 भी इसमें काउंट हो गया होगा। तो क्या 100वां वर्ष लीप वर्ष है? तो 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, इसलिए इसको जो एज ए लीप ईयर काउंट किया गया इसमें वह गलत है। तो 25 में से कितना माइनस कर लेंगे? 1 माइनस कर लेंगे, यानी 100 वर्षों में कुल कितना लीप वर्ष होगा? 24 लीप वर्ष होगा। क्लियर? अगर हमसे पूछा जाए कि 200 वर्षों में कुल कितना लीप वर्ष होगा, तो 200/4 करिए, 200/4 करिएगा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब इसमें शताब्दी कौन कौन आएगा सोचिए, तो शताब्दी एक तो 100वां साल आएगा और एक 200वां साल आएगा। क्या यह दोनों शताब्दी लीप है? नहीं है, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा काउंट हो गया है, तो 2 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 200 वर्षों में? 48। अगर हम बात करें कि 300 वर्षों में कुल कितना लीप वर्ष होगा, तो 300/4 करिए, कितना हो जाएगा? 75। इस 75 में कितना एक्स्ट्रा काउंट हो गया होगा? एक 100वां वर्ष, एक 200वां वर्ष, एक 300वां वर्ष, यह सब लीप वर्ष नहीं है, फिर भी काउंट हो गया। तो 300 वर्षों में कुल कितना लीप वर्ष? 72। अगर 400 वर्षों में बात करें तो 400/4 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस 100 में कितना एक्स्ट्रा काउंट हुआ होगा? तो 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां, 400वां तो लीप वर्ष होगा, 400 तो 400 से कट रहा है, लीप वर्ष होगा, यानी कि यहाँ भी 3 एक्स्ट्रा काउंट हो गया है। तो कितना हो जाएगा? 97। तो इस चीज को अब आप याद ही रखिए, 100 साल में कुल 24 लीप वर्ष, 200 वर्षों में 48, 300 वर्षों में 72, लेकिन 400 वर्षों में कितना? 97, क्योंकि 400वां वर्ष जो है वह एज ए लीप ईयर काउंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला है। बोला है कि एक घन को खोलने पर नीचे दी गई स्थिति प्राप्त होती है। यह ओपन डाइस का क्वेश्चन है। घन बोले पासा बोले सबका मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे पासे को खोल के दिया गया है और पासे से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें यही पूछा जाता है कि किसके विपरीत में कौन सी संख्या, 6 के विपरीत में क्या होगा, 5 के विपरीत में क्या होगा। रंग के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नीले रंग के विपरीत कौन सा संख्या होगा, है ना। उसी तरह से सिंबल दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जब ओपन डाइस का क्वेश्चन होता है तो ओपन डाइस में क्या होता है कि बाएं से दाएं चलिए या फिर ऊपर से नीचे चलिए, जो अल्टरनेट में आएगा वही एक दूसरे के उल्टा में आता है। तो हम बाएं से दाएं अगर चले तो इसके अल्टरनेट में तो यही होगा, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर, तो इसके उल्टा में यह वाला आएगा और इसके अल्टरनेट में, ट्रायंगल के अल्टरनेट में क्या आएगा? सर्कल आएगा। मतलब इसके अल्टरनेट में सर्कल आ गया। हमसे क्या पूछा है? त्रिभुज के विपरीत कौन होगा, तो त्रिभुज के विपरीत सर्कल होगा। हमारा आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसी तरह से स्टार के विपरीत क्या होगा? अब तो देख लीजिए, अब ऊपर से नीचे चलेंगे तो स्टार के विपरीत यह आपका आयत हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ओपन डाइस का हो तो हम चलेंगे या तो राइट से लेफ्ट या फिर टॉप से बॉटम। अब लेफ्ट से राइट चलने में जो दो संख्या या जो दो सिंबल एक दूसरे के अपोजिट में आएगा वही एक दूसरे का उल्टा होगा। यहाँ लेटर भी देता है, कई बार ABCD, कई बार नंबर्स पे मिलेगा। तो किसी भी तरीके से रहे हम लोग अपना आंसर ऐसे ही निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह आपका डायरेक्शन से है। बोला है एक आदमी उत्तर पश्चिम, किस दिशा में है व्यक्ति? उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको भी हम आपको समझाते हैं। मुंह करके खड़ा है। अब वह पहले बाएं, देख लीजिए यहाँ पे, पहले बाएं, फिर दाएं, फिर दाएं, फिर दाएं और अंत में बाएं मुड़ा। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? इतना बार वह टर्न किया और हमसे पूछा गया कि उसका चेहरा किस दिशा में है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी बाएं दाएं हैं उसको आपस में काट लीजिए। तो इस बाएं से यह दायां कट जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे भी एक बाएं है, इस बाएं से इस दाएं को काट दीजिए। अब क्या बचा? केवल आपका बचा है दाएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम के दाएं। अब उत्तर पश्चिम के दाएं कैसे चलेंगे? तो देख लीजिए, कुल मिला के स्टैंडर्ड दिशा जो होता है ना वह 4 होता है। पूरब बाईं ओर होता है, पश्चिम पूरब दाहिनी ओर होता है, पश्चिम बाईं ओर होता है, उत्तर ऊपर में होता है और दक्षिण नीचे में होता है। अब इसके बीच का भी जो दिशा होता है उसका, इसको सब डायरेक्शन बोलते हैं। तो उत्तर पूरब के बीच में है तो उत्तर पूर्व बोलते हैं या पूर्वोत्तर भी बोला जाता है, या दक्षिण पश्चिम के बीच में है तो इसको दक्षिण पश्चिम बोला जाता है। जनरली उत्तर और दक्षिण का उच्चारण पहले करते हैं। दक्षिण पूरब के बीच में है तो दक्षिण पूरब दिशा इसको बोलते हैं। ठीक है, और उत्तर पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम दिशा यहाँ आपका कहलाता है। ठीक है, डायरेक्शन टॉपिक को भी जब हम लोग डिटेल में दिखेंगे तो यह सब चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा।
अब हमारा आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम का दायां। तो उत्तर पश्चिम में चलिए, उत्तर पश्चिम यही है ना, यही डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम, इससे दायां चलना है। दायां कैसे चलेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज में। जहां से भी दायां चलना होगा वहां से कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज में, यानी कि घड़ी के दिशा में। तो घड़ी ऐसे ही चलती है ना, इस तरीके से चलती है। जहां से भी दायां, यहां से दायां चलना होगा ऐसे चलेंगे, और बायां चलना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा। यह बात आप ध्यान रखिएगा, बाएं चलना होगा तो घड़ी के उल्टा चलना है, ठीक है। घड़ी के इस तरीके से घड़ी चलती है तो यह घड़ी का दिशा हो जाएगा, और ऐसे चला देंगे तो घड़ी के विपरीत। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम का दायां। तो उत्तर पश्चिम का दायां, दायां का मतलब कहां पहुंच जाएंगे हम लोग, उत्तर पूरब में। दाएं मतलब क्लॉकवाइज, कहां पहुंच जाएंगे, उत्तर पूरब में। क्योंकि यहां पे अगर रुकेंगे तब तो यह आपका 45 डिग्री होगा, और सीधे दाएं सीधे बाएं का मतलब होता है 90 डिग्री। तो उत्तर पश्चिम में है तो उत्तर पूरब में आएंगे, उत्तर पूरब में रहेंगे तो दक्षिण पूरब में आएंगे, दक्षिण पूरब में रहते तो दक्षिण पश्चिम में आ जाते। तो उत्तर पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जल प्रतिबिंब से है। बोला यदि घड़ी में 9:11 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, जल में क्या समय दिखेगा। देखिए जल प्रतिबिंब समय निकालना होगा ना, तो जो भी टाइम दिया जाए उसको 18:30 में से माइनस करिएगा, और अगर 18:30 में से माइनस ना हो तो आप उसको माइनस कर लीजिएगा 17:90 में से। दोनों टाइम एक ही है, आप 18:30 बोलिए या 17:90 बोलिए, एक ही बात है ना। वैसे भी देखिए 17:60 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, इधर 30 बचा तो 18:30। अब यहाँ पे जो समय दिया गया है 9:11, उसको माइनस करके देखिए 18:30 में से, माइनस करिए जरा, 30 में से 11 माइनस करिएगा 19 हो जाएगा, और 18 में से 9 माइनस करिएगा 9, तो 9:19। तो जब भी जल प्रतिबिंब समय निकालना होगा तो दिए गए समय को 18:30 में से माइनस करिएगा या 17:90 में से। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कब हम 18:30 में से माइनस करेंगे, कब 17:90 में से माइनस करेंगे। तो यह जो समय है देख लीजिए, यहाँ जो मिनट वाला समय है, अगर 30 या 30 से छोटा होगा तब तो 18:30 में से माइनस करेंगे, लेकिन मिनट वाला समय अगर 30 से बड़ा हो जाता, अगर क्वेश्चन में बोला गया था कि 9:40, इसका बनाइए आप जल प्रतिबिंब समय, तो क्या 9:40 को हम यहां से घटा पाते, क्या 18:30 में से 9:40 घटता, थोड़ा मुश्किल हो जाता हमारे लिए। 30 में से 40 कैसे घटाते, तो उस केस में हम 18:30 के बदले में कहां से माइनस करते, 17:90 में से माइनस करते, ठीक है। तो अगर मिनट वाला समय 30 से बड़ा हो तो 17:90 में से माइनस करिए, और 30 से छोटा हो तो 18:30 में से माइनस करिए। इस तरीके से आपका जल प्रतिबिंब समय निकल जाएगा कि जल में क्या समय दिखेगा। दर्पण समय के लिए 12 से माइनस करते हैं, वो जब क्वेश्चन आएगा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अगला देखिए क्या है, कैलेंडर से। माह की 2 तारीख को रविवार, देखिए 2 तारीख को रविवार, उसी माह की 31 तारीख को, तो 2 और 31 में अंतर बताइए कितना दिन का, 29 दिन का। 2 और 31 में कितना दिन का अंतर, 29 दिन का। अंतर पहले निकाल लीजिए, बड़ का माइनस छोट का। 31 में से 2 माइनस करिए 29। अब कैलेंडर में 29 का मतलब क्या होता है, तो 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको हम लोग बोलते हैं विषम दिन, ऑड डेज कहते हैं। 7 से भाग करने पर जो शेष बचता है ना, दिनों की संख्या चाहे जितना भी हो, उसमें 7 से भाग करने पर जो शेष बचता है उसको हम लोग विषम दिन कहते हैं, या अंग्रेजी में ऑड डेज कहते हैं। चूंकि होता क्या है कि सप्ताह में कुल मिला के 7 दिन ही हैं, और वही 7 दिन वापस आगे रिपीट होने लगता है। 7 दिन के बाद 8वां दिन वही आ जाएगा, फिर 9वां दिन वही, मतलब दिन रिपीट होने लगता है। तो हम क्या करेंगे, चाहे जितना दिन बाद या पहले हमें जाना होगा, हम उसमें 7 से भाग करेंगे और शेष को निकालेंगे। अब इस विषम दिन को क्या करना है कि या तो प्लस करना है या माइनस करना है। तो कैलेंडर में देखिए आगे जाना है कि पीछे, तो 2 तारीख का दिन पता है, 31 का निकालना है, आगे जाना है, तो इस ऑड डे को आप प्लस कर दीजिए, तो रविवार प्लस 1 सोमवार, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। लेकिन अगर कैलेंडर में पीछे जाना होता, मान लीजिए 31 तारीख का डेट देता और 2 तारीख को जाना होता, मतलब पीछे जाना होता, तो इस ऑड डे को हम इसमें से क्या कर लेते, माइनस कर लेते। अगर आगे जाना होगा तो प्लस, और पीछे जाना होगा तो माइनस करेंगे। सबसे पहले दिन का अंतर देखेंगे, दिन के अंतर जो भी होगा उसमें 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करने पर जो शेष आएगा वो विषम दिन निकालेगा। विषम दिन को या तो प्लस करना है या माइनस, आगे जाना होगा तो प्लस, पीछे जाना होगा तो माइनस। अगला देखिए, फिर से क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन आता है ट्रायंगल में। हमें बताना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। देखो त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, इस तरह के फिगर में आप जो भी छोटा छोटा त्रिभुज है उसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जितना भी आया उसको डबल कर दीजिए। तो 16 आया है तो 16 को क्या करिए, डबल करिए, कितना हो जाएगा 32, और डबल करने के बाद माइनस कर लीजिए 5, तो 32 - 5 कितना हो जाएगा 27। यानी ट्रिक क्या आप देखें यहाँ पे,
ऐसे क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में त्रिभुज का संख्या निकालने का तरीका है कि त्रिभुज इंडिविजुअली पहले काउंट करिए, जितना है उसको डबल करिए, मतलब n का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायंगल, जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है डबल करिए और उसमें से माइनस कर लीजिए 5, त्रिभुज का संख्या आपका निकल जाएगा। अब इसको काउंट करने का भी एक तरीका है, देखिए यहाँ 1 है तो अगली पंक्ति में 3 होगा, अगला में 5 होगा, अगला में 7 होगा, तो 1 3 4 5 9 7 16, 16 का डबल 32, 32 माइनस 5 यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब हमें यहाँ पे बताना है कि दर्पण रखा गया है mn पे, दर्पण का पोजीशन देख लीजिए क्या है, कहाँ पे है, mn पे है। तो बोला है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। एक चीज हम आपको बता दें कि दर्पण क्या करता है ना कि राइट को बदल देता है लेफ्ट में और लेफ्ट को बदल देता है राइट में। ध्यान रहे, राइट को किस में, लेफ्ट में, और लेफ्ट को किस में, राइट में। जैसे मान लीजिए अगर आपसे P का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो यह राइट को लेफ्ट में बदलता है, जो ऊपर है वह ऊपर ही रहेगा। देखिए जो उभरा हुआ भाग है वह ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, बस क्या करेगा इसको राइट से कहाँ ले आएगा, लेफ्ट में ले आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका एरो इस तरीके से है, देखिए एरो किस ओर है, ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर ही रहेगा, बस राइट को क्या कर देगा या लेफ्ट में ले आएगा, मतलब इस तरीके से बनाता है, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में। मिरर यही करता है, मिरर अगर यहाँ पे रहे या सामने रहे, लेकिन अगर मिरर नीचे लगा देंगे तो यह जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन हो जाएगा और जल में ऊपर से नीचे आकृति बनता है। जब जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन आएगा, पीछे के सेट में आया था तो वहां हम डिस्कस किए थे, यहाँ मिरर इमेज का क्वेश्चन, मिरर राइट में रहे या लेफ्ट में रहे तो मिरर इमेज का क्वेश्चन, लेकिन मिरर अगर यहाँ पे आ जाए तो वह जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मिरर को नीचे रखेंगे या ऊपर रखेंगे तो वह क्वेश्चन आपका जल प्रतिबिंब का होगा, लेकिन राइट में, लेफ्ट में या सामने रखेंगे तो वह क्वेश्चन आपका दर्पण का हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसा आकृति तो बनेगा नहीं, यह तो आपका गलत है, क्योंकि जो पार्ट है सब कुछ दिखना चाहिए। यह 3 ब्लॉक में है तो 3 ब्लॉक इधर नहीं दिखा, यह 2 आकृति तो आपका नहीं बनेगा। अब देखिए ऊपर है तो यह कभी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब तो नहीं बना रहे। दर्पण में क्या होता है, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, बस राइट से क्या होगा, लेफ्ट। जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा, देखिए एरो का पोजीशन ऊपर है ऊपर ही रहेगा, ये कर्वाकार भाग ऊपर है ऊपर ही रहेगा, बस राइट से लेफ्ट। तो इसका क्या बनेगा, यह वाला। तो आंसर आकृति ए होगा। रुक जाइए, अब यहाँ से भी आंसर चुनने में थोड़ा सतर्क आपको रहना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या होगा, आकृति ए। और आकृति ए को कौन सा विकल्प रिप्रेजेंट कर रहा है, विकल्प बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप अपने आंसर चुनने में जल्दीबाजी मत करिएगा, आंसर ए मत चुनिएगा। आंसर ए कौन सी आकृति के बारे में कह रहा है, डी। तो क्या आकृति डी हमारा आंसर है, नहीं, हमारा आंसर आकृति ए है। तो आकृति ए कौन से विकल्प में है, बी में, तो आंसर विकल्प बी होगा। इस तरीके से जब ऑप्शन दिया गया तो कई लोग कंफ्यूज कर गया ऑप्शन चुनने में भी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। x का मान ज्ञात करें। ठीक है, प्रश्न क्या है, x का मान बताना है। यहाँ पे 90 डिग्री है मतलब समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम काम करता है। अगर कोई 2 भुजा, लंब, आधार और कर्ण में से कोई 2 मालूम रहे तो तीसरा पाइथागोरस लगा के हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसका जवाब देने के लिए कि x का मान क्या होगा, कर्ण क्या होगा, इसको पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, AB का भी मान चाहिए और BC का भी मान चाहिए। तो पहला कथन में AB का मान, दूसरा में BC का मान, यह दोनों रहेगा तभी तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है, दोनों चाहिए तब हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। कर्ण कब निकालिएगा, जब लंब और आधार रहे। तो पहला कथन में लंब दिया है, दूसरा में आधार दिया है, तो दोनों चाहिए, 1 और 2 दोनों कथन पर्याप्त है, दोनों कथन पर्याप्त है, मतलब दोनों चाहिए तभी हम लोग अपना आंसर दे पाएंगे। आंसर नहीं देना है आपको, बस यह बताना है कि आंसर आप कब दे पाइएगा। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से है। कोई 3 वस्तु, जनरली 3 वस्तु ही दिया जाता है, 3 वस्तु में आपको संबंध बताना होता है कि क्या संबंध है। जैसे कैमरा, मेज और फर्नीचर में क्या संबंध है। तो देखो मेज के अंदर, मेज जो है वो फर्नीचर के अंदर आएगा और कैमरा अलग। देखिए कैमरा तो अलग वस्तु है, लेकिन मेज किसके अंदर आ जाएगा, फर्नीचर के अंदर आ जाएगा। तो यह सही वेन डायग्राम आपका होगा, कैमरा, मेज और फर्नीचर का। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूर्वानुमान से है। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई 2 व्यक्ति बात करते रहता है तो उसके बातचीत से आप कुछ अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, बातचीत से, जैसे मान लीजिए कि कोई 2 व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहा है कि भाई मेरा नंबर कम आया है, इसका नंबर ज़्यादा है, इसको 60% नंबर है, इसको 62% नंबर है। इस तरह से अगर कोई 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहा है तो आप क्या यहाँ से पूर्वानुमान लगा सकते हैं, आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि लगता है कि रिजल्ट आया है किसी चीज़ का, किसी न किसी चीज़ का मार्क्स प्रकाशित हुआ है, तभी तो दोनों मार्क्स के संबंध में आपस में बात कर रहा है। तो उसी तरीके से हमें पूर्वानुमान लगाना है कथन के आधार पे कि व्यक्ति बातचीत आपस में कर रहा है तो उसके आधार पे क्या पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो मिलन, देखिए कथन क्या है,
मिलन ने अपने टीम के साथी से पूछा कि क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूं। मिलन अपने टीम के साथी से पूछा, मिलन का एक टीम है और वो अपने टीम के साथियों से क्या पूछा है कि क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूं। अब इससे क्या अनुमान निकलता है, निष्कर्ष नहीं है, निष्कर्ष वो होता है जो निश्चित सत्य होता है, ठीक है, निष्कर्ष अलग चीज होता है, यहाँ पूर्वानुमान लगाना है। इससे क्या अनुमान निकलता है, मिलन की टीम के साथी के पास बाइक है, तभी तो बोला है ना, तभी तो बोला है कि बाइक उधार ले सकता हूं, बाइक उसके पास है, अनुमान लगाया जा सकता है, तभी तो बाइक मांग रहा है। दूसरा, मिलन को शाम को बाइक की आवश्यकता है, अब मिलन को शाम को बाइक की आवश्यकता है तभी तो बाइक मांग रहा है ना, मतलब 1 और 2 दोनों निहित है, तो हमारा आंसर होगा 1 और 2 दोनों अनुमान जो है वह अंतर्निहित है इस कथन में। इस कथन से यह दोनों बात आपका स्पष्ट हो रहा है कि मिलन के साथी के पास बाइक है, टीम के खिलाड़ी के पास बाइक है, और दूसरा मिलन को बाइक की भी आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इस श्रेणी का, यह सीरीज है, मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है, अगला पद बताना है। पहले नंबर्स को देखिए, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल क्या हो जाएगा 16। अब आगे लेटर पे चलते, ए एक नंबर, 1 और 4 5, 5 और 4 9, तो 9 और 4 13, 13 नंबर पर कौन आता है एम। देखिए ए 1 नंबर, ई 5 नंबर, आई 9 नंबर, 1 4 5 4 9 4 13 यानी कि 16 एम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला है निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु 1 और 2 रूप में अंकित 2 धारणाएं दी गई है। धारणा यानी कि पूर्व धारणा वही चीज है, पूर्वानुमान। निर्णय लें कि कौन सी अंतर धारणा कथन में निहित है। अब कथन देख लीजिए, कथन क्या है, एक मां ने अपनी बेटी को बताया जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। एक मां अपनी बेटी से क्या कह रहा है कि जंक फूड पर टूट पड़ना ना, चाउमीन है, इसके अलावा बर्गर है इत्यादि जो भी फास्ट फूड है, इसके ऊपर जो आप टूट पड़ते हैं वह मोटापे का एक कारण है। अब इससे अवधारणा क्या निकलता है, इससे क्या पूर्वानुमान है, एजप्शन क्या बनता है कि जंक फूड से मोटापा होता है। सही बात है ना, यह बात तो सही है। इससे, इस कथन से एक बात तो स्पष्ट होता है ना कि जंक फूड से क्या होता है, मोटापा। दूसरा, रीता और गीता माँ और बेटी है, क्या किसी व्यक्ति का नाम कथन में दिया गया है। माँ और बेटी सीधे बोला है, लेकिन माँ का नाम क्या है, बेटी का नाम क्या है, यह तो नहीं दिया गया है, तो हम लोग यह तो अनुमान नहीं लगा सकते कि रीता गीता माँ और बेटी है। तो दूसरा गलत है, केवल एक अंतर्निहित है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, KIT शब्द का पार्श्व दर्पण छवि क्या होगा। दर्पण छवि बताना है। हमने अभी आपको बताया है दर्पण क्या करता है, राइट को लेफ्ट में बदलता है। तो देखिए KIT है ना, तो पहले क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, और T जैसे है वैसे ही रहेगा, I और K इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि राइट को लेफ्ट में बदलता है ना। तो T को राइट को लेफ्ट में बदलिएगा तो ऐसा ही दिखेगा, यह इस तरीके से कब दिखेगा, जब जल में बनाइएगा। यह तो सिर्फ राइट को लेफ्ट में बदलेगा, तो पहले T दिखेगा, उसके बाद I और K उल्टा, इस तरह से TIK। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, किस आकृति में है, विकल्प बी। विकल्प बी जो है, सॉरी आकृति बी, यह आकृति को रिप्रेजेंट कर रहा है, आकृति बी हमारा आंसर। और आकृति बी को कौन सा विकल्प रिप्रेजेंट कर रहा है, विकल्प डी, तो हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। KIT, क्या K ऐसे ही रहेगा, नहीं, गलत हो जाएगा। T ऐसे तो जल में होगा, T ऐसे तो जल में होगा, तो हमारा आंसर यह सब तो नहीं हो सकता है। आंसर आकृति बी, आकृति ये नहीं, आकृति बी, और आकृति बी को कौन सा ऑप्शन, विकल्प डी, तो हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष से है। कुछ धातुएं लोहा है, वेन डायग्राम बना लेंगे। धातु का कुछ हिस्सा क्या है, लोहा है, यह धातु हो गया, और धातु का कुछ हिस्सा बना दीजिए लोहा। लोहा के साथ कॉमन कर लीजिए, कुछ बोला है, और कुछ लोहा भारी है। अब लोहा का कुछ हिस्सा क्या है, भारी है, बस जो स्पष्ट हो उसी को वेन डायग्राम में आप रिप्रेजेंट करिए। कथन के हिसाब से बना लिए वेन डायग्राम। अब निकालना है निष्कर्ष। ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, जिसमें 1% भी डाउट होगा वह निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। तो पहला, सभी लोहे धातु है। क्या सभी लोहा धातु है, नहीं। ऐसा कब होता है, जब लोहा के ऊपर से धातु होता है, पहला गलत। सभी भारी धातु है, सभी भारी धातु कब होता है, जब भारी के ऊपर से धातु होता है, दूसरा भी क्या है, गलत है। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं रीजनिंग का। हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सीरीज के जितने भी वीडियो आए, चाहे तो वह मैथमेटिक्स का हो या फिर रीजनिंग का हो, बहुत ही काम का आपका होगा। हर एक वीडियो को अंत तक आप देखते रहिएगा, बार बार इसको देखते रहिएगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, जितना बार आप इसको देखिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में। लेकिन हाँ,
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करें कि आपको यह क्लास कैसा लगा। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, हमें इनकरेज करता है और बेहतर करने के लिए। तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करें। इसके अलावा लाइक शेयर भी करते रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।